Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope so that you will be fine and enjoying robust health at your home. इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करते हुए आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा नॉवल ऑफ रोमांटिक एज। आपको पता है कि नॉवल रोमांटिक एज में एक इम्पॉर्टेंट जॉनरा है। रोमांटिक एज में पोइट्री पर बहुत काम किया गया और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को तरतीब से डिस्कस करते हुए हमने रोमांटिक एज का बैकग्राउंड देखा था, इसकी हिस्ट्री देखी थी, हमने ये देखा था ये स्टार्ट कैसे हुई थी। फिर इसमें जो पोइट्स आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्स को हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया। लेक जो ग्रुप थे, लेक पोइट्स थे, उनको अलग से डिस्कस किया। जो यंगर ग्रुप था उनको अलग से डिस्कस किया। और अब आज हम रोमांटिक एज के अंदर नावल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह का नावल लिखा जा रहा था और कौन से ऐसे नावलिस्ट थे जिन्होंने रोमांटिक एज में रोमांटिक नावल्स लिखे और उनके रोमांटिक नावल्स की खसूसियात क्या थीं, क्या फीचर्स थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ द डे एंड दैट इज़ नावल ऑफ रोमांटिक एज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। द 19th सेंचुरी सॉ द नॉवल बिकम द लीडिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश। तो यहाँ पर पोइट्री तो जो है वो रोमांटिक एज में छाई ही हुई थी, तो पोइट्री के साथ साथ नावल भी जो है वो मैदान में आ चुका था और नावल को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही थी, लोग इसको पसंद कर रहे थे। बाय द 19th सेंचुरी द नावल ऑफन इन सीरियलाइज्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सीरियल की फॉर्म में नावल को लिखा जाता था। इस्टेब्लिश्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विच वाज आल्सो हेल्प्ड बाय द इंक्रीज्ड अडल्ट लिटरेसी रेट ओवर द होल ऑफ द 1800s। और यहाँ पर चूंकि अडल्ट लिटरेसी रेट भी जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो उसकी वजह से भी लोगों में नावल पढ़ने की दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई थी। आइए देखते हैं कि रोमांटिक एज के अंदर जो नॉवेल्स लिखे जा रहे थे उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्या खसूसियात उनमें पाई जाती थी। इंडिविजुअलिटी, यहाँ पर जो थीम है वो इंडिविजुअल पर फोकस करती थी। डेमोक्रेसी, लोगों के बारे में होता था। और पर्सनल फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी गई थी, ये थीम रखी जाती थी नॉवेल्स के अंदर। फर्स्ट पर्सन नरेशन, यानी कि नरेट करने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन आई होता था। प्रोनाउन आई का इस्तेमाल किया जाता था। यूज़ ऑफ गॉथिक एलिमेंट्स, गॉथिक से मुराद है फुल ऑफ टेरर, फुल ऑफ हॉरर, पुराने किले, पुरानी बिल्डिंग्स और इस तरह की इमारतें जो बहुत पुरानी बोसीदा हो चुकी होती हैं, और इस तरह के मंजर दिखाए जाते थे जिसमें डर होता और खौफ होता। तो इस तरह के एलिमेंट्स गॉथिक एलिमेंट्स होते हैं। यूज़ ऑफ ग्रिम टोन, सीरियस टोन के अंदर लिखा जाता था उसको। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी टर्म है और इसमें जो राइटर होते हैं वो बेजान चीज़ों को इंसानों की खूबियाँ दे देते हैं। जिस तरह के इंसान जानदार हैं तो वो बेजान चीज़ों को भी जानदार करने लग जाते हैं, तो उस टर्म को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और रोमांटिक नावल के अंदर पर्सोनिफिकेशन टर्म का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज, जाहिर सी बात है इन्होंने रोमांटिक नावल लिखना है और रोमांटिक चीज़ ही वो वाला पीस ऑफ लिटरेचर रोमांटिक माना जाएगा जिसके अंदर लैंग्वेज जो है वो कॉमन होगी। और इंटरेस्ट इन रस्टिक एंड पेस्ट्रल लाइफ, इसके अंदर देहात और कुदरती मंजिर जो है वो दिखाए जाते थे। तो ये तमाम थीम्स थी, ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स थे एक तरह से जो कि रोमांटिक नावल्स में दिखाए जाते थे। अब अगर हम एग्जैक्टली जस्ट थीम्स की बात करें कि रोमांटिक एज के थीम्स क्या क्या होती थी जब रोमांटिक नावल लिखा जाता था, तो अगर रोमांटिक एज में जो रोमांटिक नावल लिखा गया उसकी पहली थीम है पनिशमेंट एंड फॉरगिवनेस, sin and guilt, identity and society, revenge, good and evil, love and hate और idealized women। तो इसके अंदर ये तमाम थीम्स हमें नज़र आती हैं। इन थीम्स पर जो है वो नावल लिखे जाते थे, ये उनके नावल्स के टॉपिक्स हुआ करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उसके अंदर ख़वातीन को आइडियली प्रेजेंट किया जाता था। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अब ये देखते हैं कि गॉथिक नावल क्या था। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये नावल्स ऑफ टेरर कहलाते हैं और इनको यानी कि नावल्स ऑफ टेरर कहा जाता था, डर और खौफ और मौत इस तरह के इमोशंस की वजह से। आइए इसकी तारीफ जान लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गॉथिक नावल? द टर्म गॉथिक फिक्शन रिफर्स टू स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ फियर, हॉरर, डेथ,
एंड ग्लूम, ग्लूम सैडनेस को कहते हैं। इस तरह की फीलिंग्स जिस नावल में दिखाई जाएंगी वो नावल होगा गॉथिक नावल। एज वेल एज रोमांटिक एलिमेंट्स, और साथ ही साथ रोमांटिक एलिमेंट्स भी दिखाए जाते थे। अब रोमांटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? नेचर है, इंडिविजुअलिटी है, वेरी हाई इमोशन, यानी जो रोमांटिसिज्म के फीचर्स हमने पढ़ रखे हैं वो, और उसके साथ साथ फियर, हॉरर, डेथ और ग्लूम, ये एलिमेंट्स भी साथ साथ मौजूद हों, तो इस तरह का जो नॉवेल्स मिक्सअप होकर बनता है इन चीज़ों से, इन टर्म्स से, इन करेक्टरिस्टिक्स से, उसको हम कहते हैं गॉथिक नॉवल। नॉवलिस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ मेडिवलिज्म, मेडिवलिज्म के अंदर इस तरह की जो है वो लिटरेचर को प्रोड्यूस किया जाता था और ये लोग उनसे ही मुतासिर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, होरेस वॉलपोल ओरिजिनेटेड गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल को जो इसका ओरिजिनेटर है, सबसे पहला लिखने वाला शख्स, वो होरेस वॉलपोल है, नाम याद रखेंगे। फर्स्ट गॉथिक नॉवल द कासल ऑफ ओट्रेंटो 1746 में जो है वो पब्लिश करवाया गया था, और स्टोरी ऑफ जाइगेंटिक हेलमेट दैट स्ट्राइक्स डेड हिज विक्टिम टायरेंट्स एटसेट्रा, और इसके अंदर एक जाइगेंटिक हेलमेट की स्टोरी दिखाई गई है जो कि लोगों को मार गिराता है इस तरह। तो बहरहाल जी, ये कासल ऑफ ओट्रेंटो 1746 इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट गॉथिक नॉवल था और होरेस वॉलपोल पहला शख्स था जिसने गॉथिक नॉवल को ओरिजिनेट करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो अब गॉथिक नॉवल के करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं डिटेल से। इसमें ग्लूमी, डिकेइंग सेटिंग, हॉन्टेड हाउसेस, ऐसे घर जो भूतिया होते हैं, जो आसेब ज़दा होते हैं, जिनके अंदर जिन, चुड़ैल, भूत, इस तरह की चीज़ें रहती होती हैं, विथ सीक्रेट पैसेजेस, उनके अंदर इस तरह के दरवाजे, इस तरह की राहदारियाँ, इस तरह की गैलरीज दिखाई जाती थीं। उनमें ट्रैप डोर्स होते थे कि आप एक जगह से गुजरेंगे और वहाँ पर आपको कोई आग जल जाएगी अचानक से, या कोई तीर आके लग जाएगा, या इस तरह की कोई चीज़ होगी जिससे आपको ख़तरा होगा। मिस्टीरियस आर्किटेक्चर, अजीबो गरीब मंजर और डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। इस तरह के जो थीम्स हैं वो गॉथिक नॉवेल्स में आम हुआ करते थे। सुपरनैचुरल बीइंग्स दिखाई जाती थी, गोस्ट्स, वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज, जायंट्स, मॉन्स्टर्स, जिन, भूत, चुड़ैल वगैरह, और कर्सीज और प्रोफेसीज, इस तरह की चीज़ें मिलती थीं वहाँ पर, कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि जो यहाँ पर आएगा उस पर भी आसेब हो जाएगा, उसको भी जिन, भूत, चुड़ैल जो है वो उसकी बॉडी में आ जाएंगे, उसको बद्दुआ लग जाएगी। डैमसल्स इन डिस्ट्रेस, और वहाँ पर खूबसूरत लड़कियाँ मुश्किल में फंसी हुई दिखाई जाती थीं कि कोई जिन है जिसने किसी खूबसूरत हसीना को काबू में किया हुआ है। हीरोज़ दिखाए जाते थे जो वहाँ पर जाते और उन लड़कियों को आज़ाद करवाते। रोमांस दिखाया जाता, इंटेंस इमोशंस, तो इस तरह की कहानियाँ दिखाई जाती हैं जिसमें डर भी होता था और रोमांटिक एलिमेंट्स भी होते थे, तो वो गॉथिक नॉवल बन जाता था। मिसिज एन रैडक्लिफ एक खातून हैं जिन्होंने गॉथिक नॉवल को बुलंदियों पर पहुंचाया। ड्यूरेशन देख लेंगे 1764 टू 1823। मोस्ट पॉपुलर इन द रोमांटिक एज फॉर गॉथिक नॉवेल्स, इमिटेटेड होरेस इन राइटिंग गॉथिक नॉवेल्स, रोट 5 गॉथिक नॉवेल्स। इन्होंने होरेस की ही कॉपी की और जो फीचर्स होरेस अपनी नॉवल में पुट किया करता था, इन्होंने भी सेम वही फीचर्स अपने नॉवल में पुट किए। तो यहाँ पे देखें जी, इनका एक काम है द कैसल ऑफ एथलिन एंड डनबेन 1789 में इन्होंने लिखा, और स्टोरी ऑफ टू क्लैन्स लिविंग इन द कासल्स ऑफ एथलिन एंड डनबेन, ये दो कबीलों की कहानी है। लॉर्ड ऑफ एथलिन इज किल्ड बाय बैरन ऑफ डनबेन एंड इट इज़ लेटर अवेंज्ड बाय हिज चिल्ड्रन 12 ईयर्स लेटर, और इसके अंदर लॉर्ड ऑफ एटलिन को मार दिया जाता है, और वो मारता कौन है, कत्ल कौन करता है, बैरन ऑफ डनबेन। और फिर 12 साल के बाद लॉर्ड ऑफ एटलिन के बच्चे जो हैं वो उस कत्ल का बदला ले ही लेते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो वर्क लिखा वो इन्होंने लिखा आ सिसिलियन रोमांस 1790 में, द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट 1791 में, द मिस्ट्रीज ऑफ जुडेल्फो 1794 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में MCQ पूछ लिया जाता है। द इटालियन 1797 में लिखा, गैस्टन डी ब्लॉनविल 1826 में लिखा। तो जो दो इंपॉर्टेंट काम थे वो मैंने आपके सामने टिक लगा दिए हैं, द कासल ऑफ एथलिन एंड डनबेन 1789 में और द मिस्ट्रीज ऑफ जुडेल्फो 1794 में। बाकी नॉवेल्स भी मिसिस एन रैडक्लिफ के हैं लेकिन वो इतने खास मेरिट के नहीं थे। ओके, आगे चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट रोमांटिक नॉवलिस्ट है वो है मैथ्यू गैरग्रे लुइस, और 1775 टू 1818। और अगर इनका काम देखें तो ये मंक थे, टेल्स ऑफ टेरर एंड टेल्स ऑफ वंडर, ये काम इन्होंने लिखा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्क आ रहा है
जो हमारे पास नॉवलिस्ट आ रहा है, सॉरी, वो हैं चार्ल्स रॉबर्ट मॉर्टन, और इन्होंने लिखा मेलमॉथ द वॉन्डरर। इतना इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट नहीं है। मेरी शैले 1797 1851, ये पी शैले, पर्सी बिश शैले की जो है वो बीवी हैं, और ये काम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकेनस्टीन 1818 में लिखा इन्होंने, और ये फर्स्ट मॉडर्न साइंस फिक्शन नॉवल भी माना जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम है, इसकी स्टोरी आपने याद करनी है। अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में अपेयर होने जा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस का पार्ट है, तो आपने फ्रैंकेनस्टीन को लाजमी तैयार करना है। इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। द हिस्टोरिकल नॉवल, अब हम देखते हैं कि रोमांटिक एज के अंदर एक नॉवल गॉथिक नॉवल था जो हम देख चुके हैं, और अब हम ये देखते हैं कि हिस्टोरिकल नॉवल भी लिखा जा रहा था, तो वो किस तरह का था। तो आइए हिस्टोरिकल नॉवल को जानते हैं। हिस्टोरिकल नॉवल, अ नॉवल दैट हैज़ इट्स सेटिंग अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले कि उसकी जो सेटिंग है वो एक तारीख का जो है वो दौरानिया होता है, एंड दैट अटेम्प्ट्स टू कन्वे द स्पिरिट, मैनर्स एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पास्ट एज विद रियलिस्टिक डिटेल एंड द हिस्टोरिकल फैक्ट। और उस वक़्त के लोगों का रहना सहना और जो कंडीशन उनके साथ हो रही थी वो दिखाई जाती है, लेकिन रियलिस्टिक डिटेल के साथ और हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ। तो एक ऐसा नॉवल जो कि तारीख़ के किसी दौरानिए पर, तारीख़ के किसी ज़माने या वक्त पर मुश्तमिल हो, और वो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, उनका कल्चर, उनका रहन सहन और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके मैनर्स थे, सोशल कंडीशंस थी, उनको बड़े ही असली अंदाज में दिखाए, उस नॉवल को कहते हैं द हिस्टोरिकल नॉवल। रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं जी। हिस्टोरिकल नॉवल के लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अ साउंड नॉलेज ऑफ द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जाहिर सी बात है अगर आप तारीख को अच्छे से नहीं जानते तो ऐसा हो सकता है कि जो नॉवलिस्ट है वो तारीख के अंदर कोई ना कोई कमी बेशी कर दे और वो रियलिस्टिक नॉवल ना बन पाए। दूसरा पॉइंट है एन इंट्यूजन इनटू द मैनर्स एंड मॉरल्स प्रेवलेंट इन दैट पीरियड। और राइटर को साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो भी वो कल्चर दिखाए, जो भी वो रहना सहना, ज़िंदगी का तरीका दिखाए, वो सब कुछ वही होना चाहिए जो वाकई उस ज़माने के अंदर होता था और लोग वाकई उस तरह रहा करते थे। सर वॉल्टर स्कॉट एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है रोमांटिक एज की, 1771 टू 1832, फर्स्ट एंड लास्ट ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट इन इंग्लैंड, और ये पहले और आखिरी हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे जो कि ग्रेटेस्ट माने जाते हैं इंग्लैंड के। यानी इन्होंने भी नॉवेल्स लिखे और काफ़ी अच्छे नॉवेल्स लिखे और ये बड़े मशहूर थे उसके अंदर। तो आइए इनके कुछ वर्क्स देख लेते हैं। गाय मैनरिंग लिखा इन्होंने, द एंटिक्वारी लिखा, ओल्ड मोर्टेलिटी लिखा, द हार्ट ऑफ मिडलथेन, और इवान हो 1819 इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, ये याद रखेंगे, इस पे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो कैनलवर्थ 1821 में लिखा, क्वेंटिन डुरवर्ड 1823 में लिखा, द तलिस्मन 1825 में लिखा, द मोनेस्ट्री 1820 में लिखा, और सेंट रोमन्स वेल 1823 में लिखा। रोमांटिक एज के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को डिस्कस करते हैं, जेन ऑस्टन, जो कि नॉवलिस्ट में बहुत ज़्यादा मशहूर थे और ये फीमेल नॉवलिस्ट हैं। इनका ड्यूरेशन याद रखेंगे 1775 टू 1870, और ये नॉवलिस्ट थी, ये फीमेल हैं, जेन ऑस्टन। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1775 में पैदा हुई, दिसंबर 1775, और स्टेवनटन इंग्लैंड नामी जगह पर पैदा हुए। इनके पेरेंट्स के नाम देख लेते हैं, जॉर्ज ऑस्टन एंड कैसेंड्रा ऑस्टन, ये वालिद थे, ये वालदा हैं। 7 बहन भाई थे, नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। कोर्टेड बाय टॉम लेफ्रॉय 1795 एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। जब ये 20 साल की थी तो टॉम लेफ्रॉय नामी लड़का इनको मोहब्बत करता था, इनको पसंद करता था। रिसीव्ड प्रपोजल फ्रॉम हैरिस बिग विदर, और इस लड़के ने भी इनको शादी का प्रपोजल भेजा। ये इनके भाई का दोस्त था, 1802 में उसने शादी की पेशकश की थी, बट शी नेवर मैरिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेन ऑस्टन ने किससे शादी की, तो जेन ऑस्टन ने किसी से भी शादी नहीं की थी। और इनके डेट ऑफ डेथ देख लें, 1817 में ये फौत हो गई थी, जुलाई 18 को, हैम्पशायर इंग्लैंड में। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जेन ऑस्टन के वर्क के, कि जब ये नॉवेल्स लिखा करती थी तो कौन सी खूबियाँ होती थी इनके काम के अंदर। सबसे पहले इनकी रेंज देखते हैं, तो इनकी रेंज के बारे में ये लाइन मशहूर है कि हर रेंज इज़ लाइक 2 इंचेस ऑफ आइवरी।
आइवरी हाथी के दांतों को कहते हैं। तो हाथी के दो दांतों के दरमियान का फासला बहुत ही कम होता है, कोई इतना ज्यादा नहीं होता। तो इनके अगर नॉवेल्स हम पढ़ें तो सारे नॉवेल्स की जो थीम है, जो इनके करैक्टर्स हैं, जो करैक्टर्स की रेंज है, नॉवेल्स को प्रेजेंट करने का जो बैकग्राउंड है, वो बस इतना सा ही है, उसकी रेंज बस इतनी सी ही है जितनी रेंज हाथी के दो दांतों के दरमियान होती है, और वो बहुत कम रेंज होती है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड थॉट की मालिक नहीं थी, कोई इतनी ज़्यादा वास्ट सेटिंग अपने नॉवेल्स में प्रेजेंट नहीं कर पाती थी। इनकी रेंज बड़ी लिमिटेड सी थी, बड़ी नैरो सी थी। तो इनकी रेंज को 2 इंचेस ऑफ आइवरी कहा जाता था। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता था। ऑल ऑफ हर नॉवेल्स हैव देयर सीन्स ऑफ एक्शंस साउथ इंग्लैंड वेयर शी लिव्ड। सबसे पहली बात कि ये सेटिंग हमेशा साउथ इंग्लैंड की रखती थी, क्योंकि ये वहां पर रही थी। शी डील्स विद ओनली वन पर्टिकुलर मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, और अपने नॉवल में ये एक तरह के ही थीम के डील करती थी। जेन ऑस्टन हैड एन आई फॉर मिनिएचर ऑफ लाइफ। तो माइन्यूट डिटेल्स जो हैं वो जिंदगी की ये बताया करती थी, माइन्यूट डिटेल्स। देयर इज नो एडवेंचर, नो पैशन, नो रोमांस इन हर नॉवेल्स। अगर हम देखें तो हमें इनके नॉवेल्स के अंदर कोई इतना ज़्यादा एक्शन या थ्रिल या रोमांस या पैशन नहीं दिखाई देता। और नॉट अ रोमांटिक नॉवलिस्ट, और ये रोमांटिक एज में लिख तो रही हैं, लेकिन ये रोमांटिक नॉवलिस्ट वाली कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि इनकी जो थीम्स हैं नॉवेल्स की वो सारी की सारी रोमांटिक नहीं है। जेन ऑस्टन लिमिट्स हरसेल्फ टू द डिपिक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशन, और ये पर्सनल रिलेशंस पर नॉवेल्स लिखा करती थी। शी रिफ्यूज टू डील विद सीमी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और इन्होंने जिस तरह की जो थीम रोमांटिसिज्म की थी, उस तरह की थीम्स इन्होंने अपने नॉवल के लिए चूज नहीं की, बल्कि उस तरह की थीम्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। रियलिज्म दिखाती थी और डिपिक्शन ऑफ सोशल मैनर्स दिखाती थी। करेक्टराइजेशन एंड प्लॉट कंस्ट्रक्शन, अपने करेक्टर्स को डेवलप करती थी। ह्यूमर, आयरनी और सटायर का इस्तेमाल करती थी। ये थीम्स रोमांटिसिज्म की नहीं हैं। रोमांटिसिज्म के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हो सकती, रियलिज्म, सोशल मैनर, ह्यूमर, आयरनी, सटायर। यानी अगर इनके नॉवेल्स में ये चीज़ें मौजूद हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये रोमांटिक नॉवलिस्ट नहीं थी। लेकिन चूंकि ये रोमांटिक एज में लिख रही हैं तो हमें इनको रोमांटिक नॉवलिस्ट मानना तो पड़ेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि इनके वर्क्स इस तरह के नहीं हैं कि इनको रोमांटिक नॉवलिस्ट कहा जाए। सिर्फ इनको रोमांटिक नॉवलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस एज में लिखती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एमसीक्यूज आपसे बार बार पूछे जाएंगे, तो इसका मैंने एक निमोनिक भी आपके सामने रख दिया है। इनके वर्क्स को याद करने के लिए आप इस निमोनिक का सहारा ले सकते हैं। एसपी मेन पी, तो एसपी मेन पी से क्या बनता है आइए जानते हैं। एस से मुराद है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, 1811 में इन्होंने नॉवल लिखा। प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, 1813 में नॉवल लिखा। मैन्सफील्ड पार्क 1814 में लिखा। एमा 1815 में लिखा, और नॉर्थएंगर एबे 1817 में लिखा, और परसुएयन 1818 में लिखा। तो यहाँ पे देखें जी, एसपी से मुराद है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस। एसपी मेन, मेन यानी एम से मैन्सफील्ड पार्क, ई से एमा और एन से नॉर्थएंगर एबे, और पी से मुराद परसुएयन। तो ये एक तरतीब से आपको ये साल भी याद हो जाएंगे और आपको ये लिस्ट भी याद हो जाएगी इनके 6 नॉवेल्स की। ये भी याद रखना है कि जेन ऑस्टन ने टोटल कितने नॉवेल्स लिखे जो कि फिनिश्ड थे, तो इन्होंने 6 फिनिश्ड नॉवेल्स जो हैं वो लिखे थे, और उनके नाम आपके सामने तरतीब से मौजूद हैं, एसपी, मेन, पी। और ये याद कर लेंगे 1811, 13, 14, 15, 17 और 18। So students, this was all about today's video. I hope so that you have got all the concepts that I delivered in this video. और अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के एंड पे मेरा WhatsApp नंबर मौजूद है, आप WhatsApp करके मुझसे ये PDF फाइल हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि अगर वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आ सका तो आप वीडियो में वापस जाके उसे देखें, वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वो पॉइंट आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। So stay blessed, stay successful. Until next time.